अच्छा ये बताओ, इस टेबल के अलावा उसने होटल पर किसी और पे फायरिंग की थी? साहब बहुत तेजी से आया, रुका, उन दोनों को देखा और फायरिंग की और भाग गया साहब। हैरत है, तुम्हारे होटल पे 2 बंदों का कत्ल हो गया, रश भी था, किसी ने तो देखा होगा, कौन थे, कैसे थे? साहब हम तो टेबल पे बैठा हुआ था। अच्छा, और सर्विस कौन फराम कर रहा था? ए गुला, 10 सारा से बड़ा साहब साहब है यार। एक काम करो, सारे शवाहिद जमा कर लो और तलाश करो, कोई ना कोई सबूत तो मिलेगा। हाँ भाई, किसने फायरिंग की थी? साहब हम नहीं जानता साहब। वो शक्ल तो देखा होगा? जी साहब, साहब एक ने हेलमेट पहना हुआ था और दूसरे का मुझे छोटा छोटा बाल था साहब। हमारे माशरे का अलमिया यही है कि जब भी कोई कत्ल होता है, कोई हंगामा होता है, तो इल्ज़ाम हमेशा नामालूम अफराद पे ही आता है। आखिर ये नामालूम अफराद कौन है? ऐसा ही एक हादसा अब्दुल जब्बार के साथ पेश आया। मई 2016 को वो अपने दोस्तों के साथ एक होटल में चाय पी रहे थे कि अचानक 2 नामालूम अफराद आए, उन पे गोली चलाई और उनको हलाक कर दिया और फरार हो गए। मरियम, हमारी मालूमात के मुताबिक जिस दिन आपके शौहर का कत्ल हुआ, उस दिन आप दोनों मियां बीवी घर में ही मौजूद थे और फिर उनकी जान पहचान का कोई शख्स आया और वो उसके साथ घर से बाहर चले गए और कुछ देर के बाद ही उनके कत्ल की खबर आ गई। वो शख्स कौन था? सगीर भाई, वो तो मेरे शौहर के बचपन के दोस्त हैं। वो तो उसी दिन उनके साथ थे। उसी हादसे में वो भी जख्मी हुए और रास्ते में ही दम तोड़ गए। सॉरी मरियम, मैंने ऐसे ही बोल दिया, क्योंकि अक्सर ऐसा ही देखने में आया कि इस तरह के केसेस में लोग घर से बुलाते हैं और फिर कत्ल कर देते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल इस तरफ चला गया। हमारी तो किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, अल्लाह जाने हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अच्छा मरियम, ये बताएं कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके शौहर ने एक लंबा अरसा सऊदी अरब में गुजारा? जी हाँ, वो काफी अरसे से सऊदीया में रह रहे थे। मरियम, सबको पता था कि आपके शौहर सऊदी अरब में रहते हैं, तो कहीं भत्ताखोरी या कोई दुश्मनी का चक्कर तो नहीं था? ऐसा उन्होंने कभी जिक्र तो नहीं किया। अब इस मकान के अलावा हमारे पास है ही क्या, बस इतना ही है कि हमारा गुजर बसर हो जाता है। क्या मतलब, क्यों? मैं समझी नहीं, इतना अरसा बाहर रहने के बाद भी? दरअसल जब ये बाहर गए तो मेरे ससुर का छोटा सा कैटरिंग का बिजनेस था। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पैसे भेजे तो कारोबार बढ़ता गया, माशाल्लाह से तरक्की होने लगी। ये बात मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। वो आपको कुछ भी रकम नहीं भेजते थे, वो सारी रकम अपने वालिद को भेजते थे? अब्बा जी मुझे ज़रूरत के हिसाब से खर्चा दे दिया करते थे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ा, तरक्की होने लगी, तो अब्बा जी ने छोटे देवर को भी साथ लगा लिया और फिर अल्लाह ने खूब तरक्की दी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने बेटे का पैसा जाया नहीं किया। अब्बा जी ने तरक्की होने के बाद माशाल्लाह से 2 मकान बनाए, एक हॉल खरीदा और माशाल्लाह कैटरिंग का तो कारोबार था ही हमारा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपके ससुर ने अपने दोनों बेटों के लिए जायदाद और कारोबार मुश्तरका बना दिया था। लेकिन जब जब्बार आखिरी बार वापस जा रहे थे तो अब्बा जी ने बोल ही दिया था कि ये जो सब कुछ है ये तुम दोनों का ही है, इसके अलावा है ही कौन हमारा। हाँ वालेकुम सलाम। जब्बार में कैसे हो? ठीक है। अच्छा यार, कब रवानगी है तुम्हारी? बस अब्बा जी इस महीने के आखिरी हफ्ते में रवानगी इंशाल्लाह। अबू देखना, मैं इनको मना कर रही हूँ कि मत जाओ।
सुनते ही नहीं। कसम अल्लाह की दुल्हन, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। अब छोड़ो पुरानी नौकरी, यही सब कुछ है बेटा। पापा इस तरह लगी हुई नौकरी को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, और लोग तो तरसते हैं बाहर जाने को। हाँ बेटा जब्बार, पुरानी नौकरी से बेहतर है ये अपना कारोबार, इसे कौन संभालेगा? अब्बा जी, मन्नान ने आपके साथ संभाला हुआ तो है, जब तक चल रही है आती हुई रोजी को धक्का क्यों दे रहे हैं? बेटा वो तो ठीक है, लेकिन अब देखो मुझसे अब ये भाग दौड़ नहीं होती और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। कारोबार तो इन दोनों भाइयों का है ना, तो इन दोनों को ही संभालना है। आप मैं भी हर दफा इनको यही कहती हूँ। अच्छा, और जो तुम्हें रियाल का चस्का लगा हुआ है ना, वो सब आना भी बंद हो जाएंगे? अरे बंद हो जाए तो हो जाए, कम से कम ये तो हमारे पास होंगे। बस भाई, फैसला हो गया कि तुम नहीं जाओगे। अरे नहीं अब्बा, अभी वहाँ काफी हिसाब किताब बाकी है। इंशाल्लाह इस दफा आऊंगा तो वहाँ से सारा वाइंड अप करके आऊंगा, वादा है आपसे। दुल्हन चलो भाई, 1 साल की मोहलत इसको और दे दो। शुक्रिया। सर बैठो। जी सर, ये स्केचेस आ गए। वेरी गुड। एक की शक्ल वाज़ेह आई है सर, दूसरे ने हेलमेट पहना हुआ था। एक गिरफ्तार हो गया तो दूसरा खुद बखुद हो जाएगा। दोनों मकतूल आपस में दोस्त थे। अब कातिल किसी एक को कत्ल करना चाहता था या फिर दोनों को, और अगर किसी एक को कत्ल करना मकसूद था तो क्यों और किस लिए? सर दोनों फैमिलियों का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी और उन्होंने किसी पे शक भी जाहिर नहीं किया। लेकिन है ये टारगेट किलिंग, क्योंकि होटल में किसी और पर गोली नहीं चलाई गई। सर ये दहशतगर्दी भी तो हो सकती है। किसी को टारगेट करने का कोई तो मकसद होता है। सर पैसा दोनों भाइयों का बड़ा कारोबार है, हो सकता है किसी ने डिमांड की हो जो पूरी ना की। नहीं नहीं, अगर ऐसा होता तो घर के किसी फर्द को तो पता होता। सर ये स्केच सारे थाने में दे दें? सिर्फ थानों में नहीं, इलाके के तमाम मुखबिरों को अलर्ट कर दो। ये लो सर। अब्दुल जब्बार कई साल से सऊदी अरब में रहते थे और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अपने वालिद को पाकिस्तान भेजते थे, जिसके जरिए उनके वालिद ने कारोबार को फैलाया, अपना केटरिंग बिजनेस एक्सपेंड किया और एक शादी हॉल भी खोल लिया। वालिद के इंतकाल के बाद अब्दुल जब्बार वापस पाकिस्तान आए। उनका ख्याल ये था कि वो अपने भाई के साथ मिलकर इस कारोबार को मजीद बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। कुछ नामालूम अफराद ने उनको मौत की नींद सुला दिया। मकतूल की बेवा और भाई के मुताबिक पुलिस इस केस को नामालूम अफराद के ऊपर डालकर इस केस को क्लोज कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे भाई के कातिलों को कुछ पता चला? जरूर पता चल जाएगा। देखिए दरअसल ये कत्ल एक अंधा कत्ल है, और फिर आप लोग भी किसी पे शक जाहिर नहीं कर रहे हैं। सर हमारी तो किसी से कभी छोटी मोटी लड़ाई भी नहीं, तो फिर हम किस पे शक करें? ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप लोगों के ताउन के बगैर मुजरिम को पकड़ना नामुमकिन है, और वैसे भी अक्सर ऐसे केस से मुजरिम बच निकलता है।
जैसा चाहेंगे आप, हम आपसे ताउन करेंगे, लेकिन सर बस मुझे मेरे भाई के कातिल चाहिए। अच्छा ये बताएं, इस स्केच को देखकर कोई शक्ल आपके जहन में आ रही? नहीं सर, बहुत अजीब सा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, ये तस्वीर इतनी वाज़ेह नहीं है, लेकिन आप उम्मीद रखें कातिल जल्द या देर में बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। सर हम तो दिन रात यही बस दुआ करते हैं। अल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है हम लोग। ये देखिए, नहीं, मैं इन्हें नहीं जानती। और से देखें, महल्ले में या फिर अजीज़ो अकारिब में या फिर किसी तकरीब में देखा होगा। नहीं, भला रिश्तेदार क्यों मारने लगे? जेलसी भी हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा ये बताएं कि शादी हॉल या दीगर कारोबार सिर्फ मन्नान साहब का था या दोनों भाइयों का मुश्तरका था? दरअसल ये मेरे ससुर के ज़माने से मुश्तरका है। मगर मेरे ख्याल में तो ये कंट्रोल में सिर्फ मन्नान साहब के था। मेरे शौहर बाहर थे तो इसलिए भाई ही ये कारोबार संभालते थे। अच्छा, कभी दोनों भाइयों में कारोबार को लेकर किसी बात पर इख्तलाफ हुआ था? हाँ, मेरे ससुर के इंतकाल के बाद छोटी सी बात हुई थी, लेकिन सब ठीक हो गया था। वो छोटी सी बात क्या थी? जब मेरे ससुर का इंतकाल हुआ तो मेरे शौहर सऊदीया से सारा कारोबार खत्म करके यहाँ पाकिस्तान आ गए, तो दोनों भाइयों के दरमियान तर्क कलामी हुई थी। देखो मन्ना, हमारे आने का असल मकसद एक ये भी था कि आराम अब बहुत हो गया, मुझे भी कारोबार में इन्वॉल्व होना चाहिए। वैसे भी तुम अकेले पे काम का बहुत बोझ बढ़ गया। अरे नहीं नहीं भाईजान, मुझ पे कोई बोझ नहीं है, मैं बहुत सुकून से हूँ। अरे नहीं भाई, वैसे भी मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है ना। तो फिर ठीक है जब्बार भाई, आप अपना अलग से कोई कारोबार शुरू कर लें, मनान उसमें आपकी मदद करेंगे। क्यों भाई, मैं अलग से कारोबार क्यों कर लूँ? ये हम दोनों का मुश्तरका कारोबार है। भाईजान ये कारोबार मेरा है और अब्बा मेरे नाम पे करके गए। हरगिज नहीं, अब्बा ने मुझसे इस बात का कभी कोई जिक्र नहीं किया। भाईजान जरूरी तो नहीं था कि अब्बा आपसे हर बात करते। ये आप किस किस्म की बात कर रहे हैं? सारा इन्होंने बाहर से पैसा आप लोगों को भेजा है और इस कारोबार में हमारा पैसा लगा है। हमें नहीं भेजा, तुम्हें भेजा होगा। लगता है तुम दोनों के दिल में बेईमानी आ गई है। भाईजान एक बात बताइए, आपने जो पैसा कमाया क्या वो मुझे भेजा? पर मैं अब्बा को तो हर महीने बाकायदगी से भेजा करता था। तो फिर ठीक है ना, अपने अब्बा से पूछे या फिर अपनी बेगम से, जिसने अपने मैके को भरा होगा। अल्ले तल्लो में उड़ाया होगा यकीनन इसने। ज़बान संभाल के बात करना, समझ आई तुम्हें? सारे रिश्तेदारों का पैसा तुम भेजती थी, मैं नहीं। और इतनी आसानी से तो हम अपना पैसा तुम लोगों को हजम करने नहीं देंगे, समझी? चुप करो मरियम, मुझे बात करने दो। आप इसको नहीं देख रहे हो? खुद तो ऐसे बोल रही है जैसे मुंह पे टेप लगा के बैठी है। चुप करो तुम भी। देखा? ठीक है मन्ना, अगर तुम चाहते हो कि मैं कारोबार में तुम्हारे साथ शरीक ना हो तो नहीं होता, मगर जायदाद में से आधा हिस्सा मुझे दे दो। वो तो अब्बा के नाम था ना। भाईजान मैंने आपको बताया ना कि अब्बा सब कुछ मेरे नाम पे करके गए। देखो मन्नान, शराफत से मेरा हिस्सा मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें अदालत में घसीटूंगा। चलो मरियम, देर हो रही है। हमें भी आने रुकना। देखा अपने भाई और भावज को अपनी
इसी वक्त के लिए आपसे कहती थी कि सारी रकम मेरे अकाउंट में भेजें, लेकिन आपकी आंखों पर तो अपने भाई और बाप की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। अब मुझे क्या पता था कि वो दोनों एकदम बेईमान हो जाएंगे। अच्छा, और आपके अब्बा ने क्या किया? आपकी सारी मेहनत की कमाई अपने बेटे की झोली में डाल दी, क्यों? हरगिज नहीं, अब्बा ऐसा हरगिज नहीं कह सकते। अरे वो तो खुद मुझे कहते थे कि यहाँ आओ, आकर कारोबार संभालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाई झूठ बोल रहा है? हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अगर उसने शराफत से ये सब कुछ नहीं दिया तो मैं उस पर मुकदमा करूंगा, फिर तुम देखना कैसे देता है वो ये सब कुछ। इतना बड़ा झगड़ा हो गया और आप इसे कह रही हैं मामूली सी बात थी, यानी केस अदालत में चल रहा है? नहीं, सब वापस सेटल हो गया है। इसका मतलब है कि जब्बार साहब को उनकी जायदाद का हिस्सा मिल गया था? नहीं, लेकिन उन लोगों ने वादा किया है। कैसा वादा? झगड़े के 2-3 दिन बाद दोनों ही अभी भी हमारे घर आए। अरे कौन है? भाईजान, भाईजान हम आपसे माफी मांगने आए, प्लीज हमें माफ कर दें। अच्छा तुम अंदर तो आओ, आओ अंदर आओ। भाभी प्लीज हमें माफ कर दें। पता नहीं उस दिन हमने आप दोनों को गुस्से में क्या कुछ कह दिया। भाईजान आपको जो चाहिए ना आप वो ले लें, लेकिन प्लीज आप इस तरह हमसे नाराज मत हो। अरे भाई तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए इससे बड़ी और क्या बात है। आखिर को तुम भाई हो मेरे। हमारे दिल में तो पहले भी तुम्हारे लिए कोई बात नहीं थी। आइए ना आप लोग अंदर। आ जाओ। जब्बार भाई आप यकीन जाने उस दिन से ये सही से सो ही नहीं सके और अब्बा जी तो रोज इनके ख्वाब में आते हैं। देखो भाई अब जो होना था वो हो गया, हमने भी भुला दिया, तुम लोग भी भूल जाओ। अब ये सोचो कि करना क्या है। देखा मैंने कहा था ना जब्बार भाई बड़े दिल के आदमी हैं, मेरी गलतियों को माफ कर देंगे। हाँ, इनकी तो आदत है बात को दरगुजर करने की। अच्छा ये बताओ कि अब तुम दोनों चाहते क्या हो? भाई मैं ये चाहता हूँ कि आप शादी हॉल संभाल लें और मैं कैटरिंग संभाल लेता हूँ, या आप कैटरिंग संभाल लें। देखो मन्ना, मुश्तरका कारोबार में कभी कभी इख्तलाफात हो जाते हैं। मेरा तो मशवरा ये है कि जायदाद तकसीम कर ले। ठीक है भाई, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है फिर, ये घर तो है ही मेरे पास और दूसरा तुम्हारे पास है। बस ये करते हैं कि कारोबार के पैसे अलग कर लेते। या ये भी तो हो सकता है कि हम आपको आपके हिस्से की रकम अदा कर दें। हाँ, जो तुम लोग मुनासिब समझो। वरना कारोबार हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। तो ठीक है, कल मैं वकील से बात करता हूँ, 4 आदमियों के दरमियान बैठ के बात कर लेते हैं। हाँ मेरे ख्याल से यही बेहतर है। भाई कोई चाय वाय का बंदोबस्त करो। अभी लेकर आओ। यानी आपको अपने देवर पर कोई शक नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने ये सारी बात पुलिस को बता दी थी? जी हाँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि अब जब्बार और मन्नान के बीच में जो वक्ती तनाव आया था, जो तलखी आई थी, क्या वो खत्म हो गई थी? मेरे शौहर अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने सोचा जब उसने अपनी गलती मान ही ली है तो हम बड़े होके क्यों अपने दिल में मलाल रखें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उनको वक्त पे एहसास हो गया और उन्होंने माफी मांग ली, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर में तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर हम लोगों ने भी यही सोचा कि 4 लोगों में जो बात हो जाए वो ज्यादा बेहतर है ना। मरियम, अब आपके अपने देवर से ताल्लुकात कैसे हैं? बहुत अच्छे। अब तो ऐसा लगता था कोई रंजिश हुई नहीं। मन्नान भाई ने पुलिस की सारी भागदौड़ भी संभाल ली थी, पर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि सब खत्म हो गया। पुलिस ने कातिलों को पकड़ने के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की? पुलिस अपने तौर पे कार्रवाई कर ही रही थी कि अभी कुछ हुआ ही नहीं था कि अचानक पुलिस के पास एक कॉल आ गई।
हाँ साबिर, क्या रिपोर्ट है? हाँ साहब, फुटबॉल ग्राउंड के पीछे गली में 2 लड़के बैठे हुए हैं, उनमें से एक को मैंने पहचान लिया। आप जल्दी से आ जाना। ठीक है, तुम उन पर कड़ी नजर रखो, बस हम 10 मिनट में पहुंचते हैं। ओके साहब। ओके। बोले कि नहीं है? सर मेरे सामने तो बड़े बड़े सूरमा बोल पड़ते हैं, ये तो फिर बकरी हैं। साहब हमें माफ कर दो साहब, गलती हो गई साहब, हमें मारना नहीं, हम सब बता देंगे साहब, मारना नहीं। अच्छा तो फिर बचा लेते हैं। तो ये बताओ जब्बार भी क्यों मारा? साहब ये तो हमें भी नहीं पता साहब, हमने तो लालच में आके इसे कत्ल किया था और इस काम करने के हमें 2 लाख रुपए मिले थे। दोनों को कत्ल करने के? नहीं साहब, सिर्फ एक को, दूसरा वो तो गलती से मारा गया साहब। तो ये कत्ल करने का किसने कहा था? साहब वो सफदर ने कत्ल करने का कहा था, वो खुद आया था। बस यार आजकल माल भी। और भाई कैसे हो तुम लोग? आओ सफदर सेठ आओ। कैसे हो? ठीक ठाक? मजे में? क्या चल रहा है? बस सफदर सेठ लगे हुए कहीं ना कहीं एक जोड़ी का माल बना लूं क्या? अबे तुम्हें खर्चा कौन देता है इसका रोज? दुनिया दिल वालों और जिगर वालों से भरी पड़ी भी है, बस पहचानने की इंसान को सलाहियत होनी चाहिए। इससे लिया नहीं है जो कभी, इसलिए बोल रहा है। अबे कभी कोई बड़ा काम भी किया है या सिर्फ ये टका मारी आती है तुम लोगों को? बड़ा काम हम गरीबों के नसीब में कहाँ। तेरे पास है तो तू दे दे कोई बड़ा काम हमें। एक बात बताओ, बंदा टपकाओगे? अबे हम तो पी के बेचते, तू तो बगैर पिए ही बहकावा लग रहा है। पता भी है तुझे तू क्या बोल रहा है? नोट कमाने तो बोल, तुम दोनों को एक एक पेटी मिल जाएगी। एक एक पेटी मतलब 2 लाख रुपए? हाँ करना है तो बोल। तो फिर ठीक है, तू बंदा बता, बाकी काम मेरा है। अक्सर ऐसे कत्ल सरखाने की नजर हो जाते हैं और इंसान पुलिस को बुरा भला कहता है। पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। कातिलों के मुताबिक कत्ल का ऑर्डर सफदर नामी शख्स ने दिया था। सफदर कौन था, उसकी अब्दुल जब्बार से क्या दुश्मनी थी, पुलिस ने मरियम को यह भी बता दिया। जी इंस्पेक्टर साहब। मरियम साहिबा, आप इस वक्त थाने आ सकती हैं? थाने? खैरियत तो है? मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको मुबारकबाद दूं या अफसोस करूं। आखिर हुआ क्या है?
आप बताते क्यों नहीं हैं? जब्बार साहब के कातिल पकड़े गए हैं। क्या? कौन है वो? मेरे शौहर से क्या दुश्मनी थी उसकी? बताइए बताइए इंस्पेक्टर साहब। अरे अब जज्बाती ना हो, अब ऐसा करें थाने आ जाए फौरन। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब बताइए ना कौन है वो? ओए लेकर उसको। और नवाब के बच्चे, चेहरा नीचे क्यों कर रहा है? दिखा जरा, कोई मिलने आया तुझसे? मन्नान भाई, आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। मन्नान भाई ऐसा नहीं कर सकते। यही हकीकत मरियम साहिबा, दौलत की लालच में आकर ये खून के रिश्तों को भूल गया था। खून सफेद हो गया था इसका। यही आपके शौहर का और अपने भाई का कातिल है। वो लेके जा से। आप बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप अभी तक मुगालते में, जबकि मन्नान इकरार कर चुका है कि खून उसी ने करवाया है। जिस दिन इसकी जब्बार साहब से तलब कलामी हुई थी, उसी दिन इसने अपनी औकात दिखा दी थी। अगर भाईजान कोर्ट चले गए ना, तो हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। लेकिन मन्नान, आपने तो मुझसे कहा था कि आप पहले वो कागजात अपने नाम करवा चुके हैं। अरे वो कागजात पक्के नहीं है। वकील से बात की थी मैंने, वो कह रहा है कि ऐसे कागजात पक्के नहीं बन सकते। तो फिर क्या ये करोड़ों की जायदाद आप भाई साहब को दे देंगे? यही तो टेंशन है। अगर वो कोर्ट चले गए तो आधी जायदाद गई। आधी भी करोड़ों में है। मैं ये नहीं होने दूंगी। आप कल ही जाकर सफदर भाई से मिलें, वो जरूर कोई ना कोई हल निकालेंगे। मैं कल ही सफदर से मिलता हूँ। आपने भी तो लेट कर दिया। आप मुझसे कहते वो कौन सा काम है जो इस शहर में 2 नंबर नहीं होता। अब इन बातों को छोड़ो, ये बताओ कि अब हो क्या सकता है? अब तो बस एक ही रास्ता है। वो क्या? सोच लें, करोड़ों की बात है। अपने बीवी बच्चे देखें या भाई के। लेकिन यार ये तो गलत बात है। ऐसा ना हो कि हमारे ही गले पड़ जाए। रोजाना इस शहर में यही कुछ होता है। आप वो बस मुझ पे छोड़ दें और बाकी सिर्फ आप मुझे कुछ दिन का टाइम दें। और इस दौरान अगर वो अदालत चले गए तो? आप और बाजी एक काम करें, दोनों भाई साहब के घर चले जाएं। देखिए मरियम साहिबा, मुजरिम कानून की गिरफ्त में आ चुका है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके साथ पूरा इंसाफ होगा। शुक्रिया। ये वीडियो हमारी। उफ मेरे खुदाया, लोग क्या क्या खेल खेलते हैं। तो जब उन्होंने आपसे माफी तलाफी की तो सिर्फ टाइम बाय करना चाह रहे थे, मतलब आपको खींच रहे थे, अपनी बातों में उलझा रहे थे ताकि उनको कुछ वक्त मिल जाए। वो तो इसलिए ताकि जब्बार अदालत से रुजू ना कर सके। मरियम, इस दौरान आपको बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि वो आपके साथ धोखा कर रहे हैं? मेरे शौहर तो बहुत सीधे थे, या ये समझे कि भाई की मोहब्बत में सब कुछ भुला बैठे थे। आखिर उसको क्या फायदा हुआ? भाई का कत्ल भी किया और कुछ हासिल भी नहीं हुआ। मुझे एक बात बताएं कि अब आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? सऊदीया से वापसी पे कुछ रकम मिली थी, बाकी मैंने भी जोड़ रखा था, जिससे आज हमारा गुजर बसर चल रहा है। मैं बोलूं तो क्या बोलूं, माँ बाप और बहन भाई का रिश्ता तो बड़ा मुकद्दस रिश्ता होता है। इन रिश्तों के लिए तो जिंदगी की दुआएं मांगी जाती हैं। इस शख्स ने तो अपने भाई को ही कत्ल कर डाला। इसका खून इस हद तक सफेद हो गया, इस हद तक लालच बढ़ गई कि इसकी आंखों पे पट्टी बन गई। और आपके साथ भी मुझे अफसोस है यही हुआ कि इतना करीबी रिश्ता कि इंसान शक भी ना करे, इंसान की सोच भी ना जाए कि इंसान अपने सगे भाई को कत्ल कर देगा। लोगों में खुदा का खौफ नहीं रहा आजकल। अफसोस और गम की बात यह है
के खून सफ़ेद हो चुके हैं। हमारे माशरे में जान की कोई कीमत ही नहीं रही है, भाई भाई का दुश्मन हो गया है। लेकिन ये याद रखिए कि जब भी कोई किसी को नाहक बगैर किसी वजह के कत्ल करता है तो उसकी सज़ा उसको दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी मिलती है। दिल के दरवाजे पे दहलीज भी होती कोई, काश दौलत से बड़ी चीज़ भी होती कोई। क्या खून के रिश्तों की माने कोई सच्चाई, जब हजरत यूसुफ के काम आ न सके भाई, जाते हुए दुनिया से फिर एक नया गम, किस तरह चखेंगे हम लज्जत तन्हाई।